टीवी का वो सबसे आदर्श बेटा, वो चेहरा जिसे देखकर हर माँ चाहती थी कि उसका बेटा भी ऐसा ही हो, और वो पति जिसे देखकर करोड़ों लड़कियां सपने बुनती थी। करण मेहरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है का वो नैतिक जिसने सालों तक सादगी और शराफत की मिसाल पेश की, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात ये नेशनल हीरो एक विलन में बदल गया। पुलिस स्टेशन की वो तस्वीरें से लखपत चेहरा और संगीन आरोप। आज करण मेहरा कहाँ है? क्यों वो स्क्रीन से गायब हो गए? क्यों उन्हें अस्पताल की बेड पर अपनी कई रातें गुजारनी पड़ी? क्या उनकी शराफत सिर्फ एक मुखौटा थी या वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए? क्या सचमुच करण मेहरा ने अपनी पत्नी निशा रावल का सिर दीवार पर दे मारा था और सालों तक उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया? और क्या वाकई में करण का दिल्ली की किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने अपना हंसता खेलता घर उजाड़ दिया? और यही नहीं, क्या आप ये जानते हैं कि करण ने बेटे कविश की परवरिश के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया था और खुद को दिवालिया घोषित करने की कोशिश की? और क्या आपको ये पता है कि निशा रावल ने जो चोट के निशान मीडिया को दिखाए थे वो असल में करण ने नहीं बल्कि निशा ने खुद को खुद ही पहुंचाए थे ताकि वो करण को फंसा सके। यहाँ तक कि एक बार तो करण के करीबी दोस्तों ने यह भी दावा कर दिया था कि निशा का खुद अपने मुंह बोले भाई रोहित साथिया के साथ चक्कर चल रहा था और वो करण की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। और क्या सचमुच करण मेहरा को इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों ने जानबूझकर साइडलाइन किया ताकि एक आदर्श छवि वाले एक्टर को मिट्टी में मिलाया जा सके? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें करण की जिंदगी के उस दौर में जाना होगा जहां कोई चकाचौंध नहीं थी, सिर्फ एक मिडिल क्लास का लड़का था जिसके पास बड़े सपने और उन्हें पूरा करने की बेनतहा भूख थी। करण मेहरा का जन्म 10 सितंबर 1982 को जालंधर पंजाब में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश दिल्ली के एक बहुत ही साधारण और डिसिप्लिन वाले माहौल में हुई। उनके पिता अजय मेहरा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और माँ एक हाउसवाइफ थी। घर में शुरू से ही एक बात साफ थी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। करण बचपन से बहुत ही शांत और ऑब्जेक्ट किस्म के इंसान थे। उन्हें आर्ट और डिजाइन में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जब बाकी लड़के क्रिकेट और शरारतों में बिजी रहते थे, करण स्केचिंग करते थे या कपड़ों के कट्स और फिटिंग को समझते थे। उनकी ये दिलचस्पी उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी तक ले गई। करण ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और उस वक्त उनका इरादा कैमरा के सामने आने का बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बैक स्टेज रहकर दुनिया को स्टाइलिश बनाना चाहते थे। दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करण ने करीब 3 साल तक नोएडा की एक एक्सपोर्ट यूनिट में बतौर डिजाइनर काम किया। वो सुबह से शाम तक कपड़ों के बीच रहते, स्केच बनाते और फैब्रिक की बारीकियों को समझते। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत आपको वहां खींच लाती है जहां आपकी जगह होती है। 2000 के शुरुआती सालों में करण को लगा कि अगर उन्हें फैशन की दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो मुंबई जाना होगा। वो मुंबई पहुंचे, लेकिन काम के लिए नहीं बल्कि अपनी स्किल्स को और निखारने के लिए। वहां उन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर अमित रजाने के साथ मुलाकात की। वो फिल्मों और टीवी शोज के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगे। इसी दौरान उन्हें सेट का माहौल समझ आने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे एक एक्टर अपनी लाइंस बोलता है, कैसे लाइमलाइट का काम होता है और कैसे कैमरा के पीछे की दुनिया असल में कैमरा के सामने वाली दुनिया को कंट्रोल करती है। यहीं से करण के मन में एक छोटा सा बीज पनपा एक्टिंग का, लेकिन वो कोई नौसिखिया बनकर मैदान में नहीं उतरना चाहते थे। उन्होंने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स किया। ये वो दौर था जब करण के पास पैसे कम थे और स्ट्रगल बहुत ज्यादा। वो दिल्ली के अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मुंबई की चौलों और छोटे कमरों में रहते थे। उन्होंने कई विज्ञापनों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। शुरुआत छोटे मोटे एड से हुई, जैसे वीआईपी बैग्स, रेडिफ के विज्ञापन, लेकिन करण को पता था कि उनकी मंजिल इससे कहीं ऊंची है। 2008 में करण को फिल्म लव स्टोरी 2050 में एक छोटा सा रोल मिला जिसमें हरमन बावेजा और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थे। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन करण की मेहनत और उनके गुड लुक्स ने कास्टिंग डायरेक्टर की नजर अपनी तरफ खींच ली। उसी साल राजन शाही एक नए शो की कास्टिंग कर रहे थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो बहुत ही सीधा, संस्कारी और बॉय नेक्स्ट डोर लगे। करण ने ऑडिशन दिया और पहली बार में ही वो नैतिक सिंघानिया के रोल के लिए चुन लिए गए। जब 12 जनवरी 2009 को ये रिश्ता क्या कहलाता है का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था ये शो टीवी हिस्ट्री के सबसे बड़े शोज में से एक बन जाएगा। हिना खान और करण मेहरा की जोड़ी ने रातों रात धमाका कर दिया। करण की इमेज एक ऐसे पति की बन गई जो अपनी पति की इज्जत करता है, परिवार को जोड़कर रखता है और कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। ये वो दौर था जब करण मेहरा घर घर में पूजे जाने लगे थे। उन्हें बेस्ट पति और बेस्ट बेटा के ढेरों अवार्ड मिले। शो की टीआरपी आसमान छूने लगी थी और करण मेहरा छोटे पर्दे के सुपरस्टार बन चुके थे। इसी सफलता के बीच करण की लाइफ में प्यार की एंट्री हुई। साल 2008 में एक फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात निशा रावल से हुई। निशा उस वक्त एक मॉडल और उभरती हुई एक्ट्रेस थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। करण और निशा की जोड़ी को इंडस्ट्री की सबसे स्टेबल और क्यूट जोड़ियों में गिना जाना
जाने लगा। करीब 5 साल तक डेट करने के बाद 24 नवंबर 2012 को दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। मीडिया में इनकी बॉन्डिंग की मिसालें दी जाती थी। करण और निशा ने साथ में नच बलिए 5 में भी हिस्सा लिया, जहां दुनिया ने देखा ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं। 2016 तक करण ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया। करीब 7.5 साल तक एक ही किरदार को जीने के बाद उन्होंने हेल्थ इश्यूज और पर्सनल रीजन की वजह से शो को छोड़ दिया। इसके बाद वो बिग बॉस 10 में नजर आए। बिग बॉस के घर में ही करण की इमेज वही शांत और सुलझे हुए इंसान की रही। वो कभी फालतू के झगड़ों में नहीं पड़े, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे। लोग कहने लगे कि करण सच में नैतिक जैसे ही हैं। शो से निकलने के बाद 2017 में करण और निशा के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कविश रखा। उस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली फोटो देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था इस हंसते हुए परिवार के पीछे नफरत और धोखे की कितनी गहरी खाई खुद रही है। लेकिन जैसे ही 2020 का लॉकडाउन खत्म हुआ और 2021 की शुरुआत हुई, इंडस्ट्री के गरियालों में सुबुगाहट शुरू हो गई। खबरें आने लगी कि करण और निशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शुरुआत में दोनों ने इन खबरों को बकवास बताया, लेकिन 31 मई 2021 की उस काली रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में निशा रावल पहुंची। उनके माथे से खून बह रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि करण मेहरा ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह जब करण जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने जो दास्तान सुनाई उसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। यही से शुरू होती है करण मेहरा की वो कहानी जिसे अब तक हमने सिर्फ हेडलाइंस में देखा था, लेकिन इसके पीछे की परतें बहुत गहरी थी। निशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और रोते हुए आरोप लगाया कि करण का दिल्ली की किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने कहा करण ने उन्हें आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी किया है और उनके गहने तक बेच दिए हैं। निशा का ये रूप देखकर लोग हैरान थे। क्या वो शान दिखने वाला नैतिक असल में एक डोमेस्टिक यूजर था? निशा ने दावा किया कि जब उन्होंने करण के साथ उनके अफेयर के बारे में पूछा तो करण ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने निशा का गला दबाने की कोशिश की और उनका सिर दीवार पर दे मारा। निशा ने अपनी चोट की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जो वायरल हो गए। लोगों ने करण को ट्रोल करना शुरू किया, उन्हें हैवान तक कहा जाने लगा। लेकिन करण का वर्जन बिल्कुल अलग था। करण ने दावा किया कि निशा का बिहेवियर पिछले काफी समय से एग्रेसिव था। उन्होंने कहा उस रात बहस के दौरान निशा ने खुद अपना सिर दीवार पर दे मारा ताकि वो करण को झूठे केस में फंसा सके और एलुमनी के रूप में मोटी रकम वसूल कर सके। करण ने यह भी आरोप लगाया कि निशा ने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे ताकि कोई सबूत न बचे। निशा ने आरोप लगाया कि करण का अपनी कोस्टार या दिल्ली की किसी लड़की के साथ अफेयर है और वो उसी के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि करण ने खुद उनसे ये बात कबूली है। इस आरोप ने करण की आदर्श छवि को तार-तार करके रख दिया। लोग सोचने लगे क्या वाकई में सफलता मिलने के बाद करण भटक गए थे, लेकिन करण ने इन सभी बातों को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा वो काम के सिलसिले में दिल्ली जाते थे और निशा जानबूझकर उन पर शक करती थी ताकि उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। निशा ने दावा किया कि करण ने उनकी सारी जमा पूंजी और गहने झड़प लिए हैं। उन्होंने कहा करण ने कविश की जिम्मेदारी उठाने से भी मना कर दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा आरोप था क्योंकि करण एक सफल एक्टर थे और उनकी कमाई करोड़ों में थी। लेकिन क्या वाकई वो इतने गिर सकते थे कि अपने ही बेटी का हक मार ले, या फिर इसके पीछे निशा की कोई और ही प्लानिंग थी? जैसे जैसे दिन बीतते गए कहानी में नए नए मोड़ आने लगे। करण ने पलटवार करते हुए निशा पर जो आरोप लगाए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि निशा का उनके ही भाई रोहित सेठिया के साथ अफेयर चल रहा है। करण ने दावा किया कि रोहित उनके घर में रहता था और निशा के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। उन्होंने ये भी कहा निशा को बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाती है। इस कानूनी लड़ाई के बीच करण का करियर पूरे तरीके से तबाह हो गया। जो ब्रांड्स उन्हें साइन करना चाहते थे उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए। शोज मिलने बंद हो गए। करण अपने ही घर से बाहर कर दिए गए और अपने बेटे कवि से मिलने के लिए भी तरसने लगे। करीब 100 दिनों तक करण गायब रहे। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, यहाँ तक कि उनकी सेहत भी बीच में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें कई दिन अस्पताल में भी गुजारने पड़े। लेकिन जब वो वापस आए तो वो हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने एक एक करके निशा के दावों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। करण ने कोर्ट में सबूत पेश किए कि निशा ने जो चोटें दिखाई थी वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, यानी खुद से लगाई गई चोटें थी। उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस दिखाए जो निशा के एग्रेसिव नेचर की तरफ इशारा करते थे। लेकिन क्या ये सब काफी था? इंडस्ट्री में लोग दो गुटों में बढ़ चुके थे। कुछ निशा के साथ थे तो कुछ करण की सादगी पर यकीन कर रहे थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि उनके पुराने को स्टार भी इस मामले पर खुलकर बोलने के लिए कतरा रहे थे क्योंकि मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच चुका था। करण की जिंदगी का ये फेज उनके स्ट्रगल के दिनों से भी ज्यादा दर्दनाक था। स्ट्रगल में सिर्फ गरीबी थी, लेकिन यहाँ बदनामी और अपनों का धोखा था। उन्होंने अपने माता पिता को दिल्ली शिफ्ट कर दिया ताकि उन्हें इस सब से दूर रखा जा सके।
करण खुद मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे और अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाने में लग गए। उन्होंने दावा किया कि निशा और रोहित सेठिया ने मिलकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था? क्या करण पूरी तरह मासूम थे? क्योंकि अक्सर आग वहीं लगती है जहां धुआं होता है। निशा ने जो आरोप लगाए थे वो बहुत ही डिटेल थे। उन्होंने करण के उस मैसेजेस का जिक्र किया जो उन्होंने अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को भेजे थे। इस बीच करण की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। कोर्ट कचहरी के चक्करों और काम न होने की वजह से उनकी सेविंग्स खत्म होने लगी थी। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना शुरू किया और अपने फैंस को अपनी साइड की कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने जस्टिस फॉर करण मेहरा कैंपेन के जरिए लोगों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां एक तरफ करण का दावा था कि वो एक बेबस पिता है जिसे उसके बेटे से दूर रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ निशा थी जो खुद को एक सिंगल मदर के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच असलियत क्या थी? क्या वाकई करण ने निशा को धोखा दिया था या निशा ने करण की जिंदगी बर्बाद करने की सुपारी ली थी? मामला तब और ज्यादा गरमाया जब करण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित सेठिया और निशा के रिश्तों को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। उन्होंने कहा उनके पास ऐसे वीडियो और फोटो हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि निशा और रोहित के बीच भाई बहन जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि निशा ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है और उन्हें सड़क पर ले आई है। लेकिन क्या एक बार इमेज खराब होने के बाद उसे वापस पाना इतना आसान होता है? करण मेहरा जो कभी सफलता के शिखर पर थे अब अपनी पहचान बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे। ये सिर्फ एक मियां बीबी का झगड़ा नहीं रह गया था, ये एक हाई प्रोफाइल लीगल बैटल बन चुकी थी जिसने टीवी इंडस्ट्री के काले सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। करण की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें साबित करना था कि वो विलन नहीं है। लेकिन निशा के पास भी अपने तर्क थे। उन्होंने कविश की कसम खाकर कहा कि करण ने उन पर हाथ उठाया है। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? क्या करण मेहरा की करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था या फिर कोई ऐसा सबूत सामने आने वाला था जो निशा के दावों की हवा निकाल देता? अभी तो सिर्फ आरोपों की बौछार हुई थी। असली धमाका तो तब हुआ जब करण ने कोर्ट में वो दस्तावेज पेश किए जो निशा के पास्ट और उनके बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बयां कर रहे थे। ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। करण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ये दिखाने के लिए कि वो विक्टिम है। लेकिन क्या समाज एक ऐसे मर्द को विक्टिम बनाने के लिए तैयार था जिस पर उसकी पत्नी ने खराबे के आरोप लगाए थे? करण की जिंदगी का अगला चैप्टर और भी ज्यादा डरावने होने वाला था, जहां उन्हें न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि सिस्टम और समाज के नजरिए से भी लड़ना था। करण ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने सीधे तौर पर रोहित सेठिया का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रोहित जो निशा के अपने भाई बनते हैं असल में उसके घर में घुसकर करण की जिंदगी को कंट्रोल कर रहे थे। करण का आरोप था कि निशा और रोहित का अफेयर सालों से चल रहा था और जब करण को इसकी भनक लगी तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए 31 मई को साजिश रची गई। करण ने यहाँ तक दावा किया कि निशा ने खुद को चोट पहुंचाने के बाद खुद ही पुलिस को फोन किया और पहले ही मीडिया को बाहर बुलाकर रखा था ताकि जैसे ही करण को पुलिस ले जाए उनकी इमेज पूरी दुनिया के सामने एक वुमन बीटर की बन जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। करण की मुसीबतें और बढ़ने लगी। निशा ने उन पर अननेचुरल सेक्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे इतने गंभीर आरोप लगाए कि करण का बचा कुचा करियर भी दांव पर लग गया। निशा ने दिल्ली की एक लड़की का जिक्र किया और कहा कि करण उसके साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे। समाज ने करण को जज करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि जो इंसान पर्दे पर इतना संस्कारी बनता है वो असल जिंदगी में कितना ज्यादा गिर सकता है। करण को सोच से निकाला जाने लगा। उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। उन्हें फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ा क्योंकि घर की ईएमआई और कानूनी लड़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा था। करण ने बताया एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास वकील की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे क्योंकि उनके सारे बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट निशा के कंट्रोल में थे। लेकिन क्या वाकई करण इतने बेबस थे? निशा के सपोर्टर्स का कहना है कि करण सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनका तर्क था कि अगर निशा गलत थी तो उन्होंने इतने सालों तक करण का साथ क्यों दिया? क्यों उन्होंने कविश को जन्म दिया? विवाद तब और गहरा गया जब करण ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा कि निशा ने उनके बूढ़े माता पिता को भी इस केस में घसीटा है। करण के पिता जो एक इज्जतदार बिजनेसमैन थे उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े। करण ने इसे लीगल टेररिज्म का नाम दिया। उन्होंने कहा उन्हें अपने ही बेटे कविश से मिलने नहीं दिया जा रहा। 14-15 महीने तक करण ने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी। वो सोशल मीडिया पर कविश के लिए इमोशनल पोस्ट डालते और पुराने वीडियो को शेयर करते जिससे उनके फैंस की आंखों में आंसू आ जाते। इसी बीच निशा रावल लॉकअप नाम के एक रियलिटी शो में नजर आई। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज खोले जिसमें उन्होंने माना कि उनका एक बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था, लेकिन वो करण के साथ शादी से बहुत पहले या किसी और फेज की बात थी। करण के लिए ये एक बड़ा हथियार बन गया
दिया। उन्होंने कहा कि जो औरत खुद नेशनल टीवी पर मान रही है कि वो लॉयल नहीं है, उस पर यकीन कैसे किया जा सकता है। 2022 के अंत तक करण ने अपनी लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने ठान लिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने मेंस राइट की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हर बार मर्द गलत नहीं होता। उन्होंने उन 35-40 गवाहों की लिस्ट तैयार की जो कोर्ट में निशा के खिलाफ बोलने को तैयार थे। करण ने वो फुटेज भी निकालने की कोशिश की जिसमें निशा कथित तौर पर खुद को चोट पहुंचाती दिख रही थी। हालांकि कानूनी तौर पर यह सब साबित होना बाकी था, लेकिन पब्लिक परसेप्शन धीरे धीरे बदलने लगा था। लोग अब सवाल पूछने लगे थे, क्या निशा वाकई इतनी मासूम है जितनी वो दिखती है? क्या रोहित सेठिया का रोल सिर्फ एक भाई का था या उससे ज्यादा? अब समय आ गया था उस बड़े खुलासे का जो करण मेहरा के करियर और लाइफ के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बना। करण ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की दुनिया में इमेज ही सब कुछ है। अगर एक बार उन पर डोमेस्टिक का थप्पा लगा तो बड़े प्रोड्यूसर उनसे दूरी बना लेते हैं। जहां उनके समकालीन एक्टर्स जैसे शाहिर शेख या धीरज धूपर सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वही करण कोर्ट के गलियारों के धक्के खा रहे थे। उनके पास काम नहीं था लेकिन खर्चे हजार थे। उन्होंने छोटे मोटे पंजाबी म्यूजिक वीडियो और कुछ वेब सीरीज में काम करना शुरू किया ताकि वो सर्वाइव कर सके। उनकी नेटवर्थ जो कभी करोड़ों में थी, वो कानूनी लड़ाई के बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई। लेकिन यहाँ से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जिससे आपका नजरिया भी बदल सकता है। क्या वाकई करण मेहरा वो विलन थे जो निशा ने दुनिया को दिखाए? अगर हम गौर करें तो निशा के दावों में कई बड़े छेद नजर आते हैं। पहला, निशा ने कहा कि करण ने उनका सिर दीवार पर मारा, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें निशा बिना किसी डर के करण को चैलेंज करती और गालियां देती नजर आ रही थी। क्या एक डरी हुई पत्नी ऐसा करेगी? दूसरा, करण के पास उस लड़की के साथ अफेयर का कोई ठोस सबूत निशा नहीं दे पाई। तीसरा, रोहित सेठिया के साथ निशा की नजदीकियों की खबरें सिर्फ करण ने ही नहीं बल्कि पड़ोसियों और कुछ कॉमन दोस्तों ने भी कंफर्म की थी। धीरे धीरे ये सच सामने आने लगा था कि शायद करण को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। निशा का मकसद सिर्फ करण को छोड़ना नहीं बल्कि उन्हें फाइनेंशियल और प्रोफेशनली बर्बाद करना था ताकि वो कविश की कस्टडी और बड़ी एलिमनी जीत सके। करण ने दिखाया कि कैसे निशा ने उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और उनके नाम पर लोन लिए। जो इंसान सालों तक करोड़ों लोगों का चहेता रहा, क्या वो अचानक से इतना बदल सकता था या फिर उसकी सादगी का ही फायदा उठाया गया? आज करण मेहरा की स्थिति क्या है? वो भी कानूनी कार्रवाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की फिर से कोशिश शुरू की है। अब वो मासूम दिखने वाले नैतिक नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो सिस्टम की कमियों को देख चुका है। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, नए प्रोजेक्ट साइन किए और अब वो सोशल मीडिया पर पुरुषों के अधिकार के लिए एक मजबूत आवाज बन चुके हैं। उनकी इंडस्ट्री में वापसी धीमी है लेकिन उनके फैंस आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ निशा रावल भी अपने काम में बिजी है, लेकिन उनके ऊपर लगे झूठे आरोपों के दाग ने उनकी साख को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया है। अगर हम करण मेहरा की तुलना करें उस दौर के एक्टर्स से तो वो काफी पीछे रह गए हैं। करण कुंद्रा, रवि दुबे जैसे एक्टर ने खुद को बदला, रियलिटी शोज किए और आज टॉप पर है। करण मेहरा की सबसे बड़ी गलती शायद ये थी, उन्होंने अपने आदर्श बेटा वाली इमेज को अपनी असली जिंदगी में भी इतना हावी होने दिया कि जब उन पर हमला हुआ तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने इमोशंस में आकर कई फैसले लिए जो उन पर भारी पड़े, लेकिन क्या ये उनकी हार है? शायद नहीं। करण मेहरा का केस आज भारत में एक मिसाल बन चुका है कि कैसे एक हाई प्रोफाइल शादी का अंत किसी की जिंदगी को पटरी से उतार सकता है। करण की ये दास्तां हमें सिखाती है पर्दे के पीछे की चमक धमक अक्सर अंधेरे को छिपाए रखती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है का वो सुखद अंत असल जिंदगी में कभी नहीं मिला। करण आज भी अपने बेटे से मिलने की राह देख रहे हैं। उनकी आंखों में वो चमक अब नहीं रही जो 2009 में थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक कड़वा अनुभव जरूर है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इमेज और अपने सुनहरे साल इस लड़ाई में खो दिए, पर क्या उन्होंने अपनी सच्चाई को बचा लिया? ये कहानी सिर्फ एक एक्टर के अर्श से फर्श तक जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ही बनाई आदर्श छवि की कीमत अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई। करण मेहरा आज भले ही स्क्रीन पर कम दिखते हो, लेकिन उनकी जिंदगी का ये ड्रामा किसी भी डेली सोप से कहीं ज्यादा हकीकत और दर्द भरा है। तो आखिर में सवाल वही उठता है, क्या करण मेहरा सच में वो राक्षस थे जैसा निशा ने उन्हें पेंट किया, या वो सिर्फ एक ऐसे पति थे जो एक गलत रिश्ते के जाल में इस कदर उलझ गए कि उनके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा? और सबसे बड़ी बात, क्या एक समाज के तौर पर हमने उन्हें बिना सच जाने विलन मानकर उनके साथ नाइंसाफी की है या फिर नहीं? आप इस पूरे विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि करण मेहरा को एक मौका और मिलना चाहिए, या निशा के आरोपों में आज भी आपको कोई सच्चाई नजर आती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक राय किसी की पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। तो मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।